guys, welcome to Oliveboard and this is Shilpi Kanchan. So in this video we shall talk about that how you have to prepare for your English section if you guys are preparing for your EPFO exam. So EPFO Assistant Section Officer ka notification has been out and you are just having around 45 days to prepare for it. So in this video we shall make a proper strategy that how should you approach for this particular exam. So without further ado, let's get started. The first thing which you have to keep in your mind is कि आप लोगों का इंग्लिश का जो सेक्शन है दैट इज गोइंग टू कम इन योर प्रीलिम्स एज वेल एज इन योर मेंस. अपार्ट फ्रॉम दिस जो आप लोगों का डिस्क्रिप्टिव सेक्शन होगा वो भी आप लोगों को इंग्लिश में लिखना है. सो बेसिकली इंग्लिश के यहाँ पे मल्टीपल यूजेस हैं. सो अगर आप लोग आज से अपनी प्रिपरेशन शुरू कर रहे हो या ऑलरेडी अपनी प्रिपरेशन शुरू कर चुके हो देन यू हैव टू कीप इन योर माइंड कि आप लोगों को मीन्स के लिए प्रिपेयर करना है. बिकॉज अगर आप लोग मीन्स को ध्यान में रखते हुए अपनी प्रिपरेशन करोगे देन ऑब्वियसली आप लोगों का प्रीलिम्स का प्रिपरेशन भी हो जाएगा. ठीक है. अगर हम लोग प्रीलिम्स की बात करें तो आप लोगों के 30 क्वेश्चंस आएंगे जो कि 30 मार्क्स के होंगे. प्लस आपको इसमें सेक्शनल टाइमिंग दिया जाएगा 20 मिनट्स का. वहीं अगर हम मेंस की बात करें देन यू विल बी हैविंग 30 क्वेश्चंस जिनके 40 मार्क्स होंगे. ठीक है. नाउ वी शैल ट्राई टू मेक अ स्ट्रेटजी फॉर 40 डेज. सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है कि जो इंग्लिश है उसको ब्रॉडली यू कैन डिवाइड इनटू 3 पार्ट्स. द फर्स्ट पार्ट इज योर वोकेबुलरी, सेकेंड पार्ट इज योर ग्रामर एंड द थर्ड पार्ट इज योर रीडिंग. So guys, what you have to do is you have to segregate your English into 3 parts. The first part is going to be your vocabulary, second part is your grammar and the third part is reading. ठीक है. आप लोगों के लिए तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं और तभी जाके आप लोगों का फाइनल सिलेक्शन होगा. सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपको वॉकेब को किस तरीके से प्रिपेयर करना है. तो देखिए वॉकेब के लिए ऑब्वियसली वी ऑल नो कि वर्ड पावर मेड इजी इज द बेस्ट बुक. अगर आप लोग पहले से उस बुक को फॉलो करते आ रहे हो दैट ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू बी द बेस्ट सोर्स फॉर योर वॉकेब. लेकिन अगर आप लोगों ने इस बुक को अभी तक रेफर नहीं किया है एंड यू वांट टू सेव योर टाइम बिकॉज ऐसा नहीं है कि आप लोगों को सिर्फ इंग्लिश पढ़ना है. यू हैव टू डू मैथ्स, यू हैव टू डू रीजनिंग एज वेल एज जीके. ठीक है. सो अगर आप लोगों को लग रहा है कि इस बुक को पढ़ने के लिए यू गाइज डोंट हैव इनफ टाइम देन आई वुड से कि ऑलिवबोर्ड पे रोज 5 वर्ड्स पोस्ट किए जाते हैं. एक वीडियो आता है जिसमें वो आपसे उन 5 वर्ड्स को डिस्कस करते हैं, उनके यूसेज, वो किस पार्ट ऑफ स्पीच से बिलोंग करते हैं और उसको आप सेंटेंस में किस तरीके से यूज कर सकते हो वो भी आपको इस वीडियो में सिखाते हैं. सो इसको फॉलो करने के लिए आप लोगों को दिन में सिर्फ 15 मिनट निकालने होंगे. आप उन वीडियोस को देखोगे वो बहुत छोटे हैं और बहुत ही प्रिसाइजली आपको हर चीज़ समझाई गई है. सो आप या तो उसको देख सकते हो. अपार्ट फ्रॉम दिस अगर आपको वर्ड पावर मेड इजी बुक ही फॉलो करना है तो आप क्या कर सकते हो कि उसका रोज एक चैप्टर प्रिपेयर कर लो. ठीक है. लेकिन ऐसा करने पे भी आपके पूरे चैप्टर्स तो नहीं होंगे, फिर भी आप काफ़ी सारे चैप्टर्स अपने प्रिपेयर कर सकते हो. उस बुक को फॉलो करने का जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो ये है कि उसमें आपको वो लोग रूट से पूरा जो वर्ड है उसको बनाना सिखाते हैं. उससे क्या होगा कि यदि आप एक वर्ड भी याद करोगे देन यू विल ऑटोमेटिकली बी लर्निंग और बी नोइंग अ लॉट ऑफ वर्ड्स विच आर सिमिलर टू दैट वर्ड. इसके बाद मैं ये बोलूँगी अपार्ट फ्रॉम दिस आप क्या कर सकते हो कि वॉकेब के बहुत सारे टेस्ट ऑनलाइन अवेलेबल हैं. सो कोई भी ऐसा ऐप जिसमें आप लोगों के वॉकेब के टेस्ट मिल जाएं या फिर किसी भी वेबसाइट को आप फॉलो कर सकते हो. फॉर दैट मैटर यू कैन ऑल्सो हैव एनी बुक, तो आप उस बुक को भी फॉलो कर सकते हो. लेकिन आप लोग रोज़ 5 से 10 क्वेश्चन ऐसे लगाओ जिसमें आप लोगों के एंटोनिम्स पूछे जाए, सिनोनिम्स पूछे जाए, क्योंकि वॉकेब जो है वो आप लोगों के आरसी में भी आता है. अगर आरसी में 10 क्वेश्चन है देन एटलीस्ट 2 से 3 क्वेश्चन आप लोगों के वॉकेब से रहते हैं. अपार्ट फ्रॉम दिस आजकल जो नया पैटर्न है उसमें क्या पूछा जाता है, यू विल बी गिवन अ वर्ड एंड देन यू विल बी गिवन 3 और 4 सेंटेंसेस एंड देन यू विल हैव टू आइडेंटिफाई कि ये जो वर्ड है क्या ये प्रॉपर वे में सेंटेंस में यूज़ हुआ है या नहीं हुआ है. इसीलिए आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप जो भी वर्ड याद करो आपको पता होना चाहिए कि क्या ये नाउन है या ये एडजेक्टिव है या ये वर्ब है एंड देन यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई वेदर दिस वर्ड हैज़ बीन यूज्ड करेक्टली और नॉट. सो द सेकेंड थिंग इज योर ग्रामर. सो ग्रामर इज एक्चुअली द पिलर ऑफ योर प्रिपरेशन बिकॉज अगर आप लोगों को ग्रामर समझ में आ रही है देन यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई वेदर द गिवन सेंटेंस हैज़ बीन गिवन इन द करेक्ट स्ट्रक्चर और नॉट. क्योंकि ग्रामर से आपके डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं एरर डिटेक्शन में. ठीक है. अपार्ट फ्रॉम दिस आप लोगों को सेंटेंस करेक्शन के भी क्वेश्चन आते हैं. सो अगर आप लोगों का ग्रामर स्ट्रॉन्ग होगा देन यू विल बी एबल टू सॉल्व ऑल दोज क्वेश्चंस. तो ग्रामर के लिए आई विल टेल यू फ्यू इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आप लोगों को ज़रूर पढ़ के जाना है. द फर्स्ट टॉपिक इज योर टेंस. टेंस हम लोगों को बहुत ही सरल सा लगता है कि इसमें क्या है, सिर्फ 4-5 रूल्स हैं वही तो याद करना है. बट वहाँ से क्वेश्चंस आते हैं और हम लोगों के गलत भी हो जाते हैं. ठीक है. क्योंकि जो आप लोगों को सेंटेंस दिया जाता है वो काफ़ी लंबे और बड़े होते हैं तो आप लोगों को उसमें मिस्टेक निकालने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है. सो इसलिए आप लोग बिफोर हैंड इसकी प्रिपरेशन करके जाइए. सेकेंड थिंग इज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं तो इसको भी आपको प्रिपेयर करना है. थर्ड थिंग इज इसके बाद जो तीसरा टॉपिक जहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं वो है फ्रेजल वर्ब्स. अब देखिए फ्रेजल वर्ब्स इस तरीके से जैसे एक वर्ड है कॉल ऑन
और दूसरा है कॉल आउट। सो कॉल आउट का मतलब होता है चैलेंज करना। जैसे कि अगर मैं एक सेंटेंस बोलूँ दैट नरेंद्र मोदी हैज कॉल्ड आउट टेररिज्म, यानी कि नरेंद्र मोदी ने चैलेंज किया है टेररिज्म को, ठीक है। वहीं अगर मैं बोलूँ दैट नरेंद्र मोदी कॉल्स ऑन प्रणब मुखर्जी, इसका मतलब ये होगा कि नरेंद्र मोदी हैज विजिटेड प्रणब मुखर्जी। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि सिर्फ ऑन और आउट से इतना बड़ा डिफरेंस हो गया। जनरली हम लोग इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन ये आपके बैंकिंग एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। आपको ये एरर डिटेक्शन में भी पूछे जा सकते हैं, या फिर आपको ये क्लोज टेस्ट में भी आ सकते हैं, ठीक है। तो आप इनका ज़रूर ध्यान रखिए। उसके बाद प्रिपोजिशन से भी काफ़ी क्वेश्चन आ जाते हैं, क्योंकि कुछ वर्ड्स होते हैं जो सर्टेन प्रिपोजिशन को ही अपने साथ हमेशा लेते हैं। जैसे कि आपने एक वर्ड बोला प्राउड ऑफ, कि मैं तुम पे गर्व करता हूँ, तो इसका मीनिंग होगा जो इंग्लिश में, या इसका जो ट्रांसलेशन होगा इंग्लिश में, दैट इज आई एम प्राउड ऑफ यू। ये नहीं बोलेंगे आई एम प्राउड ऑन यू, क्योंकि पर यूज हो रहा है। सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट। सो इस तरीके के क्वेश्चंस आप लोगों के आ जाते हैं। तो आप पहले से ही कोई भी ऐसी बुक रेफर करिए, जैसे कि SP बख्शी हो गई, नीतू सिंह हो गई। अगर आप लोग हिंदी मीडियम से हो देन नीतू सिंह इज गोइंग टू बी मोर हेल्पफुल फॉर यू, क्योंकि उसमें हिंदी में आप लोगों को एक्सप्लेन किया है। इंग्लिश मीडियम से हो देन SP बख्शी इज अ वेरी गुड बुक। तो आपको जो भी बुक अवेलेबल हो पाए वहाँ से आप ये सारे रूल्स अपने प्रिपेयर कर सकते हो। उसके बाद आप लोगों को जो एक और चीज़ आ जाती है ग्रामर में, वो है सेंटेंस कनेक्टर्स, जैसे कि नॉट ओनली बट ऑल्सो, ठीक है, नो सूनर देन, हार्डली। ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों से एरर डिटेक्शन में आ जाते हैं। ये आपको सुनने में लग रहा होगा कि बहुत सारा सिलेबस है, बट ट्रस्ट मी गाइस, अगर आप लोग पढ़ने बैठोगे देन ये 10 डेज में आपका पूरा ग्रामर का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए, ग्रामर के लिए ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ एक बुक पढ़ ली या रूल्स पढ़ लिए एंड यू आर डन। आप लोगों को इसके सेक्शनल टेस्ट जरूर देने हैं, क्योंकि सेक्शनल टेस्ट में जो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे उसमें आपको हमेशा कुछ ना कुछ नया मिलेगा, एंड इन दिस वे यू विल लर्न मोर। और आप लोगों के ज़्यादा क्वेश्चंस कलेक्ट हो जाएंगे तो आप लोगों को एग्जाम टाइम पे भी हेल्प आएगा। बिकॉज वो वाले जो क्वेश्चंस होंगे, अगर आप लोगों को थोड़े कंफ्यूजिंग लग रहे हैं, थोड़े टफ लग रहे हैं, तो आप उनको अपने नोट्स में नोट करके रखिएगा। एंड देन व्हाइल यू वांट टू रिवाइज फॉर समथिंग, आप लोगों के पास जब एग्जाम में 2 या 3 दिन बचेंगे, देन यू कैन रिवाइज ऑल दोज थिंग्स। इसके बाद हम बात करेंगे रीडिंग की। तो देखिए, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन आप लोगों को एग्जाम में आता ही आता है। प्रीलिम्स में अगर आप लोग उससे बच भी जाओ देन मेंस में नहीं बच पाओगे, क्योंकि मेंस में आप लोगों को अटेम्प्ट करना ही करना पड़ेगा। इसके बाद हम बात करेंगे हमारे थर्ड इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ इंग्लिश, जो कि है रीडिंग। सो रीडिंग कॉम्प्रहेंशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि लगभग इसमें से 10 क्वेश्चंस आते हैं। सो 10 क्वेश्चंस आउट ऑफ 30 क्वेश्चंस मीन्स 1/3, 33.33% ऑफ योर एंटायर इंग्लिश सिलेबस जनरली आप लोगों का रीडिंग कॉम्प्रहेंशन से आता है, विच मेक्स इट वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोगों की रीडिंग बहुत ज़्यादा अच्छी हो, ठीक है। बिकॉज यू हैव टू रीड एक्यूरेटली विदाउट एनी मिस्टेक्स, एंड दैट टू इन अ स्टिपुलेटेड टाइम लिमिट। सो इसके लिए मैं आपको ये एडवाइस करूंगी कि अगर आप लोगों ने पहले से न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करा हो देन इट इज़ वेरी गुड। अगर नहीं करा है, स्टिल वी आर हैविंग 40 डेज। आप लोग प्लीज़ न्यूज़पेपर पूरा मत पढ़िए, बट उसके 2 आर्टिकल्स आप ज़रूर पढ़िए, क्योंकि जनरली जो आप लोगों के आर्टिकल्स आते हैं बैंकिंग एग्जाम्स में, वो कहीं ना कहीं न्यूज़पेपर से ही डिराइव किए जाते हैं, क्योंकि आर्टिकल्स बहुत ही ज़्यादा रेलिवेंट और बहुत ही करंट के टॉपिक्स पे देते हैं। जैसे कि आजकल आप लोगों के सबसे ज़्यादा आर्टिकल्स आ रहे हैं आपके इकोनॉमिक पे, आपकी इकोनॉमी पे, ठीक है, फिर फाइनेंशियल अवेयर्स के आर्टिकल आ जाते हैं, आपको टेक्नोलॉजी के आ जाते हैं, साइंस के आ जाते हैं, इन्वायरमेंट हो गया। सो ये कुछ बहुत ज़्यादा रेलिवेंट टॉपिक्स हैं जो आप लोगों को कवर करने हैं, और ये आप लोगों को न्यूज़पेपर में ही मिलेंगे। अब देखिए, काफ़ी सारे लोग जो इंग्लिश मीडियम से हैं, दे आर ऑलवेज अंडर द इल्यूजन कि हमारी इंग्लिश बहुत अच्छी है, हमें सब समझ में आ जाता है, बट दे ऑल्सो फील, बिकॉज हम लोगों ने जो इंग्लिश पढ़ी होती है अपने स्कूल्स में, कॉलेजेस में, वो बहुत ज़्यादा बुकिश होती है, और आप लोगों को एक स्टोरी लाइन होता है, तो उसको समझना काफ़ी आसान हो जाता है। जैसे नॉवेल्स हैं, उनको कोई भी लेमैन होगा वो समझ लेगा इंग्लिश में, पर वहीं अगर आपको कोई एक हाई फाई GDP का आर्टिकल दे दिया, then it would become very difficult for you to understand, because we are not familiar with all those words which are used in this particular passage. अभी अगर आप लोगों को लग रहा है लाइक इफ़ यू गाइज वांट टू टेस्ट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, तो आप लोग क्या कर सकते हो, कोई भी एक रिपोर्ट उठाओ आप, IMF की हो गई, वर्ल्ड बैंक की हो गई, कि इंडिया की GDP एंड GVA के ऊपर उनकी क्या रिपोर्ट है। आप अगर उसको पढ़ोगे यू विल फाइंड कि बहुत सारी चीज़ें हमारे सर के ऊपर से निकल रही हैं, और हमको उन्हीं को, और वही सारी चीज़ें हमारे एग्जाम्स में आती हैं। सो हम लोगों को उनको समझने के लिए ऑब्वियसली न्यूज़पेपर रीडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो अगर हम लोगों को उन चीज़ों को समझना है देन ऑब्वियसली न्यूज़पेपर रीडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा आई वुड से वन थिंग, जैसे कि अगर आप रोज़ 2 आर्टिकल्स पढ़ते हो, तो उसमें आप लोगों को जो भी ग्रामर की ऐसी चीज़ें मिल रही हैं, जैसे कि फ्रेजल वर्ब मिल रहे हैं, या कुछ प्रीपोजिशंस मिल रही हैं, या कुछ कनेक्टर्स वर्ड ऐसे मिल रहे हैं जो हमेशा साथ में यूज़ होते हैं, तो उनको आप अपने नोटबुक में लिख के रख सकते हो, एंड वाइल रिवाइजिंग यू कैन रिवाइज देम। फॉर सपोज मैंने एक वर्ड पढ़ा रेटल्ड ऑफ,
तो रेटल ऑफ का मतलब होता है रिसाइट करना. सो रिसाइट करना मीन्स किसी चीज़ को बार बार पढ़ते रहना. ठीक है, सो ये रेटल ऑफ हो गया एक वर्ड. ये सिर्फ मैंने न्यूज़पेपर पढ़ा था, सो आई जस्ट टुक आउट दिस वर्ड फ्रॉम देयर. इसी तरीके से आपको बहुत सारे वर्ड्स मिलेंगे, तो उनको आप अपने नोटबुक में ज़रूर लिख के रखिएगा. Apart from this, many people are confused with the time division. So I would say that you should give 3 hours to your English. Half an hour you can give to vocab section, then 1 hour to your grammar section, and 1.5 hour to your reading section. Because when you will read newspaper, obviously it is going to take time. Initially आप लोगों को हो सकता है थोड़ा ज़्यादा टाइम लगे, but while you are getting proficient in reading newspaper, आप लोगों का half an hour में 2 articles हैं वो आराम से खत्म हो सकते हैं. So these are all the tips which I wanted to share with you, and trust me, if you are going to follow these tips, obviously आप लोगों का prelims clear होगा, and also आप लोगों को mains में भी काफ़ी ज़्यादा help मिलेगी. If you guys are having any video requests, then just put them down in the comment box below, and we'll try to make a video on that. So with this, I shall say bye to you. Stay happy, practice hard, and be confident. Bye.